कवर्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से हीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई अक्षिता? भाई इंटू आर इंटू टी। ओके, तो हीटिंग इफेक्ट की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? एच की वैल्यू हो गई आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये होगा आपका हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस में प्रोड्यूस होगा भाई साहब? ये हीट का देखो अटक, हीट का यूनिट क्या हो जाएगा भाई साहब? जूल्स। ठीक है, हीट का यूनिट हो जाएगा जूल्स। करंट का यूनिट, करंट का यूनिट क्या होता है? हाँ नहीं, चार्ज का यूनिट है वो, एम्पियर। और इसका आर का यूनिट, रेजिस्टेंस का यूनिट तुम पिछले साल पढ़ी थी भाई साहब। ये 10 के सीबीएसई वाले शायद कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन तुम लोगों ने पिछले साल पढ़ा है इसको, 10 में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम मंगल विष्णु भगवान आए, ओम ओम। ठीक है, ठीक है, तो दिस विल बी ओम। तो रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा भाई साहब ओम, जिसको हम ये लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? आई स्क्वायर आर टी हो गया ये हीट एनर्जी दैट इज रिलीज। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, दो ऐसे एलिमेंट्स का नाम बताइए जो आपके हीटिंग इफेक्ट में यूज करते हैं हम, जिसको, हाँ नहीं नहीं, जो ऐसे एलिमेंट्स का जिससे हम हीटर कॉइल्स बनाते हैं, मतलब हाँ कुछ तो एन से है, कुछ तो वाई से है, पता नहीं उसका नाम कौन कौन है, वो वाई से है, पता नहीं क्या नाम है उसका, फिलामेंट। नहीं, एन से कहां फिलामेंट होता है रे? तेरा ह्यूमन बीइंग होना और तेरा युवराज तिवारी होना, दोनों में अलग अलग फर्क है। तो फिलामेंट होना और नाइक्रोम वायर होना, दोनों में अलग अलग फर्क है ना भाई साहब। नाइक्रोम, नाइक्रोम वायर है और दूसरा क्या है? नाइक्रोम है, और दूसरा क्या है भाई साहब? आपका टंगस्टन है। ठीक है, सो दीज आर एलिमेंट्स विच आर स्पेसिफिकली यूज्ड टू डू दिस। ठीक है, ओके, देखो यहां पे ना 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेल्ट नहीं होगा। अगर लोहे देखो, लोहे को देखोगे तो लोहा भाई साहब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाता है। ठीक है, सो लोहा जो है उसका 1538 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम लोहे से ऐसा चीज नहीं बना सकते। बिकॉज ऑफ दिस करंट द वायर गेट्स हीटेड टू दिस मच अमाउंट, लेकिन ये मेल्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? नाइक्रोम वायर हो गया, टंगस्टन वायर हो गया, ये भाई साहब मेल्ट नहीं होंगे इतने ज्यादा हीट हो जाने के बावजूद भी। ठीक है, हाँ कितना, क्या ये दिया तो है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हाँ इतने पे वो मेल्ट होगा। देखो ये आपका, तुम लोगों ने वो इलेक्ट्रिक बल्ब देखा है ना भाई साहब? अभी तो इसका प्रचलन खत्म हो गया, ऑलमोस्ट हमारे मार्केट से उड़ ही गया ये। तो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ करता था, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक बल्ब में ये जो टंगस्टन है, ये आप देख लो भाई साहब, बिकॉज ऑफ इसका द वायर गेट्स हीटेड। अभी नाइक्रोम वायर, किसी ने ऐसा हीटर देखा है क्या? ऐसे गोल गोल होता था, ऐसे ऐसे हीटर होता है ये। हैज एनीबॉडी सीन दिस? इसका एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होता था और उसमें ऐसे कॉइल्स ऐसे ऐसे घूमते हुए जाते थे। इस हीटर में जो वायर यूज होता था उसको हम नाइक्रोम वायर बोलते हैं। ये बहुत खतरनाक होता था, मतलब बहुत सारे एक्सीडेंट्स इससे हो सकते हैं अगर आप केयरफुल ना होंगे तो, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट पकड़ता था ये। नाइक्रोम वायर था ये, ऐसे वायर है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये एकदम खोलता हुआ रेड हो जाएगा लेकिन मेल्ट नहीं करेगा। आयरन 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो उतने हीट को जब तक वो पहुंचेगा तब तक तो बहुत ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसके पहले वो मेल्ट नहीं करेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इस बारे में? टंगस्टन हो गया और नाइक्रोम हो गया। टंगस्टन से हम क्या बनाते थे? इलेक्ट्रिक बल्ब्स बनाते थे। नाइक्रोम को अभी हम यूज करते हैं। नाइक्रोम कहां पे यूज होता है? जैसे आपका इलेक्ट्रिक आयरन होता है, अगर कभी थोड़े से आपको कीड़े कांडी करने के शौक होंगे तो थोड़ा इक्विपमेंट्स को खोल कर देखा करो उसके अंदर है क्या। ये जो प्रेस कर रहे हो आप, ठीक है, तो इस प्रेस के अंदर है क्या कि हीट हो रहा है। आप अगर उसको खोलोगे तो आपको ऐसा एक वायर दिखेगा, ऐसे वायर, पूरा जो प्रेस का बॉडी होता है ऐसा होता है ना, तो ये वायर भी ऐसे ही होता है। और एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये आपका प्रेस है समझ लो, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक आयरन है, यहां पे ये वायर है, इसमें ऑब्वियसली करंट जा रहा है जिसके वजह से ये हीट गेन कर रहा है।
अगर किसी करंट वाले चीज पे आप हाथ रखें तो आप चिपक जाएंगे, है ना। फिर तो यहां पे जिन कपड़ों को आप प्रेस कर रहे हो वो क्यों नहीं चिपक रहे हैं भाई साहब? नाइक्रोम वायर है, नाइक्रोम वायर में करंट जा रहा है, करंट जाने की वजह से वो गर्म हो रहा है, गर्म करने की वजह से आप उसको प्रेस कर पा रहे हो, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन नाइक्रोम में जो करंट आ रहा है उसकी वजह से ये चिपक क्यों नहीं रहा है? कपड़े चिपक क्यों नहीं रहे? क्या कौन सा प्लेट होता है? नहीं नहीं नहीं, आयरन तो गुड कंडक्टर है। हाँ नहीं, आपको इसका मतलब कोई ऐसा चीज यूज करना पड़ेगा जो ये नाइक्रोम से करंट कपड़े तक ना पहुंचाए, सिर्फ हीट पहुंचाए। समझ में आ रहा है? यू हैव टू बेसिकली यूज समथिंग विच विल अलाउ द हीट टू पास थ्रू, क्योंकि आपको प्रेस करने के लिए हीट की जरूरत पड़ेगी। आपने जो प्रेस वाले होते हैं उनको देखा होगा, वो तो कोयला भरते हैं ना, ठीक है, कोयला भरते हैं। तो इसमें भी आपको भाई साहब क्या करना है? सरफेस को गर्म करना है, तभी जाकर वो प्रेस होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये जो सिर्फ हीट को पास करवाना है, करंट को नहीं, तो आपको एक स्पेसिफिक एलिमेंट को यूज करना पड़ता है, इसको अपन बोलते हैं माइका, ठीक है। ये माइका जो है ये आपके सिर्फ हीट को पास करने देगा, करंट को नहीं, जिसके वजह से कपड़े इलेक्ट्रिक आयरन में चिपकेंगे नहीं, वरना चिपक जाएंगे, ठीक है। अगर ये माइका खराब हो गया तो कपड़ा चिपक जाएगा भाई साहब, फिर कपड़ा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये एक ऐसा मतलब जादुई एलिमेंट है कि ये आपके हीट को पास करने देगा लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देगा। ये माइका जो है वो बहुत बड़ी तादाद में बिहार में पाया जाता है। अभी तो इसका प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है, लेकिन बिहार में अगर आप गए रहेंगे कुछ ऐसे जगह जैसे परेशनाथ है, देन देयर इज प्लेस कॉल्ड गिरिडीह, ये सब छोटे छोटे इलाके हैं। आप अगर उनके मतलब ऐसे सॉइल में भी चलेंगे ना तो ये माइका मिलेगा आपको, और ये चमकती हुई चीज है, ऐसा लगता है ये कांच है, ठीक है, कांच के टुकड़े की तरह होता है ये, लेकिन शार्प नहीं होता। आप मतलब कांच जैसा शार्प होता है, कांच को अगर हाथ पे रखोगे तो वैसा आपको इंजरी हो सकती है, वैसा नहीं है, इसको आप तोड़ सकते हो, बिस्किट की तरह होता है, ठीक है। तो ये माइका बहुत बड़े पैमाने पे वहां पे प्रोडक्शन होता था पहले, अभी भी होता है, लेकिन अभी तो ज्यादा करके इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में आपके माइका की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, लेकिन पहले एक टाइम पे पड़ती थी, ठीक है। तो ये माइका एक जादुई एलिमेंट है जो आपके सिर्फ हीट को पास करने देगा लेकिन करंट को नहीं, जिसके वजह से आपके कपड़े जो है तो चिपकेंगे नहीं, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। अभी आप देखो, जैसे ये आपका, ये मैं बोल रहा था, देखो ये ऐसा हीटर किसी ने देखा है क्या? नहीं, ठीक है, ओके। ये अभी प्रोडक्शन बंद हो गया है ऐसे हीटर्स का, ठीक है। आप इसको भाई साहब इलेक्ट्रिक सॉकेट के साथ कनेक्ट करके, यहाँ पे ऐसे वायर है, ये आपका नाइक्रोम वायर है, देखो ये जो व्हाइट वाला एलिमेंट दिख रहा है ये आपने फ्यूजेस में देखा है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में, जहां पे आपके बिल्डिंग के बड़े बड़े फ्यूज रहते हैं, व्हाइट कलर का होता है, देखो वो, ठीक है। उसको अगर जब कुछ खराब होता है तो वहां से लोग आते हैं, फिर इसको खोलते हैं, ठीक है, वो उस चीज से बना हुआ है, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये वायर जाता है, और जैसे आप इसको स्विच ऑन करते हैं एकदम ग्लो करने लगता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होती है इसमें, ठीक है। इसमें आप खाना वाना पका सकते हैं, ठीक है। ये आपका दूसरा है कॉइल ऑफ हीटर बोलते हैं, ठीक है। जब आप भाई साहब ऐसा हीटर कॉइल होता है, इसके ऊपर आप वो तंदूरी वंदूरी बना सकते हैं भाई साहब, जो भी है, ठीक है। सो ये चीजें होती हैं जिससे आप खाना बना सकते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब पड़बड़ेगा नहीं अगर रोज आप इससे खाना बनाएंगे तो, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक बिल बहुत शूट अप कर जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका कॉइल ऑफ हीटर है, ये आपका कॉइल ऑफ कुकर है, सोलेनॉइड टाइप कॉइल। आपका देखो यहाँ पे ये जो आपका टंगस्टन है, ठीक है, ये टंगस्टन है, ऐसे सोलेनॉइड, ऐसे सोलेनॉइड मतलब ऐसे गोल 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 ऐसा है सोलेनॉइड, ठीक है, इस टाइप का कॉइल है ये। इसको बहुत बारीकी से अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि एक कॉइल है, लेकिन ये एक्चुअली में ऐसा ऐसा है, ये जो पतला सा है ये आपका बेसिकली टंगस्टन से बना हुआ है, दिस इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन का केमिकल नेम क्या है या इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? कल तुम लोग ने एग्जाम दिया था पीरियोडिक टेबल, वहां पे एक पीरियोडिक टेबल लगा हुआ है, छाप रहे थे ना, ओके। तो उसमें देखो एक एलिमेंट है डब्ल्यू से लिखा हुआ है, वो बेसिकली टंगस्टन है, ठीक है। कल भाई साहब लोग इधर नहीं आ रहे थे, क्यों मालूम है क्या? क्योंकि उधर वो छापने को मिल रहा था, ऐसे चोर लोग हैं भाई साहब, ओके। तो दिस इज बेसिकली टंगस्टन, ठीक है, ये आपका वोल्फ्राम होता है बेसिकली, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? इसको अपन बोलेंगे टंगस्टन, ठीक है। ये इसका भी नाइक्रोम की तरह ही है, ये इसका भी रेजिस्टेंस बहुत हाई है, लेकिन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। देखो रेजिस्टेंस हाई है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है तो हम हीटिंग इफेक्ट को यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वुड जो है इसका भी रेजिस्टेंस हाई है, लेकिन ये कंडक्शन ही नहीं करता है, ठीक है, तो इसको हम भाई साहब रेजिस्टेंस के हिसाब से यूज नहीं कर सकते।
जिसका रेजिस्टेंस हाई हो और जो कंडक्शन भी करे, उसी को हम एज अ हीटिंग कॉइल यूज कर सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट वहां पे ही दिखेगा आपको। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। तो जैसे ये आपका टंगस्टन हो गया, नाइक्रोम हो गया, ये बैड कंडक्टर्स नहीं है, दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर देयर रेजिस्टेंसेस आर हाई। इसकी वजह से भाई साहब आपको ये, ठीक है। तो आप देखो यहां पे, जैसे मैंने कल आपको बताया, इस तरीके के लाइट को हम आराम से छू सकते हैं, इस तरीके के बल्ब्स को हम आराम से छू सकते हैं, एलईडी बल्ब्स को भी, क्योंकि इसमें टेम्परेचर नहीं बनता है, टेम्परेचर की प्रॉपर्टी से हमको लाइट नहीं मिल रहा है। लेकिन इस तरीके के बल्ब में टेम्परेचर की प्रॉपर्टी से हमको लाइट मिल रहा है। ये कॉइल जो है तो इतना हाई रेजिस्टेंस डेवलप करेगा कि ये ग्लो करने लगेगा, और जब ये ग्लो करेगा तो उस ग्लो से हमको लाइट होगा। तो इसका मतलब एनर्जी कन्वर्जन अगर आप प्रॉपर्ली देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, दिस हीट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। आपको जो लाइट मिल रहा है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी से नहीं मिल रहा है, आपको जो लाइट एनर्जी मिल रहा है वो हीट एनर्जी से मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या आपको हीट एनर्जी चाहिए? नहीं चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे एक फालतू का दूसरा एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, आपको नहीं चाहिए। एलईडी में इस गैप को आपने कवर कर लिया है, एलईडी में आपने इस गैप को कवर कर लिया है। नहीं चाहिए जो चीज, उस चीज में एनर्जी को कहां वेस्ट कराना। ठीक है, तो जिसको हम लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी आपका देखो यहां पे, तो आप इस चीज को समझिए, ये इतना ज्यादा हीट हो जाता है, आपने अगर इसको गलती से छू भी लिया तो आपके छाले पड़ जाएंगे भाई साहब, है ना? हाथों में छाले पड़ जाएंगे, बहुत जोर से करंट, मतलब करंट नहीं, आपको बहुत जोर से हीट लगेगा। तो ये ग्लास क्यों नहीं फूट रहा है? ग्लास तो फूट जाना चाहिए ना भाई साहब। हाँ, एक किसी कप में, कांच के कप में या कांच के ग्लास में अगर आप बहुत गर्म कुछ पोर कर दें, गर्म दूध या गर्म लेट से पानी, तो वो क्रैक होने के चांसेस हैं, उसमें क्रैक हो सकता है। तो ये भाई साहब क्यों नहीं क्रैक हो रहा है इतने टेम्परेचर पे? व्हाई इज इट नॉट क्रैकिंग? ये भाई साहब फूट क्यों नहीं जा रहा है? प्योर ग्लास है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये फूट क्यों नहीं रहा है? वाई इज इट नॉट? क्योंकि यहां पे भाई साहब आपका भरा होता है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, वैक्यूम रहता है यहां पे, और यहां पे एयर नहीं होता है, यहां पे होता है नाइट्रोजन गैस, इसीलिए ये पूरे हीट को यहां पे ट्रांसफर नहीं होने देता है। ठीक है, पूरा हीट अगर ट्रांसफर होगा तो फट से ही फट जाएगा ये। ठीक है, तो पूरे हीट को यहाँ पे कभी कभी ऐसा हमने देखा है हमारे सामने होते हुए कि हमने जैसे स्विच ऑन किया, फट से फूट गया। ये क्यों हुआ रहेगा? वाई वुड हैव दिस हैपेंड? यहां से थोड़ा बहुत लीकेज हो गया रहेगा, जिसके वजह से ये पूरा नाइट्रोजन गैस बाहर आ गया है। अभी जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा तो नाइट्रोजन गैस तो है नहीं, बीच में क्या है? एयर है, और एयर फटाक से इस पूरे टेम्परेचर को यहां तक लाने देगा और ये फूट जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। ये ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब्स में आपने स्विच ऑन किया, फाट से फूट गया। ठीक है, फाट से फूट गया मतलब वो जो ग्लास है वो ऐसे चकनाचूर होकर गिरेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हो सकता है, अभी हर चीज में हम कितना ही लीकेज प्रूफ एश्योरेंस करेंगे, तो थोड़ा बहुत लीकेज कहीं से हुआ रहेगा, जिसके वजह से अंदर का नाइट्रोजन गैस बेसिकली एक इनर्ट गैस है भाई साहब, ये इनर्ट गैस है, ये रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, जिसके वजह से इसके टेम्परेचर को ये ग्लास सरफेस तक नहीं आने दे रहा है। लेकिन जब ये खुद ही निकल जाएगा तब तो ये टेम्परेचर आएगा, फट से फूट जाएगा, मतलब एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आपने स्विच दिया और फट से फूटेगा। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज 1 वॉट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, कभी इलेक्ट्रिक बिल देखते हो भाई साहब? नहीं। अरे भाई साहब, इलेक्ट्रिक बिल देखा है? अपने घरों में इलेक्ट्रिक बिल देखा है? कितना यूनिट पे कितना पैसा होता है मालूम है? नहीं मालूम है? बहुत बढ़िया भाई साहब, क्यों हिसाब रखे? बेहिसाब चल रही है जिंदगी, चलने दीजिए। ठीक है, ओके। तो आपका अगर आप देखोगे यूनिट पे, अभी हाल ही में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका पर यूनिट चार्ज बढ़ गया है। ठीक है, एक कमर्शियल यूनिट होता है और एक आपका भाई साहब रेसिडेंशियल यूनिट होता है। कमर्शियल यूनिट का चार्ज ज्यादा होता है। ठीक है, ओके। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज 1 वॉट। 1 वॉट, 1 वॉट मतलब क्या होता है भाई साहब? 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, वेरी स्मॉल यूनिट। हेंस 1000 वॉट और 1 किलो वॉट इज यूज एज अ यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक पावर। अभी ये 1 किलो वॉट क्या होता है आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। नहीं, वर्क एनर्जी में पढ़ा था 9th में, तुम लोग ने भी पढ़ा था 9th में वर्क एनर्जी में। मेमोरी है या गजनी भाई? ये कौन डायग्राम बना रहा है? मक्खी मरी नहीं है अभी तक? ओ देखो वहां बैठी हुई है। भाग जाएगी।
वाह, चटनी बन गई। चले क्या कर रहे हैं हम वैसे, ठीक है। ओके, सो इफ 1 किलोवाट, तो आपका भाई साहब 1 किलोवाट ठीक है भाई साहब, ठीक है, हमारे वजह से वो सब हैं, ठीक है, जूस बनाकर पियो उसका, ठीक है। 1 किलोवाट आवर क्या हो जाएगा भाई साहब? 1 किलोवाट आवर मतलब देखो एक यूनिट का वैल्यू है 1 किलोवाट आवर। किलो मतलब क्या होता है? किलो मतलब 1000, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका 1000। वॉट मतलब क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड। यहां पे देखो ध्यान से, आवर है, ठीक है, आवर है, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? आवर विल बी, एक आवर में कितने सेकंड्स होंगे? 3600। भाई एक आवर में 60 मिनट्स, एक मिनट में 60 सेकंड्स, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 60 into 60 दैट इज 3600 सेकंड्स, ठीक है। ये सेकंड और सेकंड मर गया भाई साहब, तो कितना आ गया बोलो? 36 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी हम भाई साहब यहां पे पीछे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या? 3.6 into 10⁻⁶ जूल्स। इस तरह से अभी आप नंबर्स लिखना छोड़ दीजिए, पूरा छोड़ दीजिए, ठीक है। ये अभी वैलिड नहीं है, आपको हमेशा साइंटिफिक नोटेशंस पे नंबर्स लिखने हैं, और ये चीज आप 8 में पढ़ चुके हैं, हालांकि आपने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन स्टॉप राइटिंग योर आंसर्स इन दिस फॉर्मेट, दिस इज द राइट फॉर्मेट, ठीक है। तो आपका 1 किलोवाट आवर का भाई साहब वैल्यू कितना हो गया? 1 किलोवाट आवर का वैल्यू हो गया 3.6 into 10⁻⁶ जूल्स, और यही भाई साहब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आपका जो बिल आता है वो इस यूनिट पे आता है, एक यूनिट पे एक चार्ज रहता है, तो एक यूनिट मतलब आपने इतना कंजम्पशन किया है, 2 यूनिट मतलब 2 into दिस, 3 यूनिट मतलब 3 into दिस, ऐसा, और इस पे आपका चार्ज रहेगा, ठीक है। तो आपका जो मीटर रीडिंग होता है, ये इस महीने लेकर गए, दूसरे महीने पे आएंगे तो वो डिफरेंस निकालेंगे, तो इतना यूनिट से आपका कंजम्पशन हुआ है, ठीक है। आप अगर कभी मीटर रूम में जाएंगे तो उसमें मीटर दिखेगा आपको, वो यूनिट से बेसिकली, तो वो यूनिट आपका कंजम्पशन हुआ है, उस यूनिट को हम इस तरह से गिनते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपका तो सिंपल ऐसा बिलिंग होता है पर यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू होती है इतनी, इतना एनर्जी आपने कंज्यूम किया, इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने कंज्यूम किया। 1 यूनिट इज इक्वल टू दिस मच ऑफ एनर्जी, 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 यूनिट जो आपके इलेक्ट्रिक बिल में आता है 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर की एनर्जी वैल्यू होती है 3.6 into 10⁻⁶ जूल्स, ठीक है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर 1 watt is very small, hence 1 kilowatt, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 1 kilowatt power used for 1 hour, it will mean this much for electrical energy is used, तो कितना हो जाएगा भाई साहब? ये 3.6 into, clear है? Are we clear on this one? Applications of heating effect of electric current. The heating effect of current is utilized in the working of electrical heating appliances such as electrical iron पे यूज होता है भाई साहब। आप जो प्रेस करते हैं उसमें आप स्पेसिफिकली क्या चीज यूज कर रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज कर रहे हैं। प्रेस के अंदर होता है नाइक्रोम वायर, जैसे ही आपने करंट सप्लाई किया इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने के चलते ये प्रेस कर पाता है। और टेम्परेचर कैसे बनता है? बाय सिंपल जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, विच इज हीट इज इक्वल टू I² RT, और ये हो जाएगा भाई साहब जूल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक केटल भाई साहब आपने देखा रहेगा, अगर चाय वही गर्म करनी रहेगी या कॉफी वॉफी गर्म करना रहेगा, या जहां तक कि आप अगर मिल्क वगैरह भी गर्म करना चाहें तो इलेक्ट्रिक केटली का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। ज्यादा करके जो छोटे बच्चे को कैरी करते हैं अपने साथ ट्रैवलिंग के दौरान, वो लोग इलेक्ट्रिक केटली का यूज करते हैं, ठीक है। कहीं पे भी जाएंगे तो प्लग लगा देंगे तो उसमें दूध वगैरह गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक केटल है। इलेक्ट्रिक टोस्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, माइक्रोवेव ओवन वगैरह, रूम हीटर्स, ठीक है, ये तो आपने शायद इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा होगा। पहाड़ी इलाकों में या आपके नॉर्थ में भी अगर आप चले जाएंगे, अभी तो यहाँ पे अक्टूबर है, अभी भी यहाँ पे गर्मी चल रही है, वहां पे थोड़ा थोड़ा शीतलहर चालू हो चुका है, ठीक है। नवंबर दिसंबर तक तो भाई साहब आपको रास्ते में इंसान नहीं दिखेगा, कोहरा दिखेगा, ठीक है। और लगभग हर घर में आपको रूम हीटर मिलेगा, ठीक है। सुपर कोल्ड हो जाता है एनवायरमेंट, ठीक है। टेम्परेचर ड्रॉप डाउन टू अराउंड -1 -2, ठीक है। अमृतसर जैसे एक प्लेन एरिया है, लेकिन वहां पे तो टेम्परेचर आपका -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है, ठीक है। इट्स सो कोल्ड। और उसके लिए आपको भाई साहब आपके जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं जहां पे रेगुलरली स्नोफॉल वगैरह होता है, वहां पे बहुत पब्लिक रूम हीटर्स यूज करती है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपको सुनने में आया था कि बिकॉज रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो रशिया को सपोर्ट नहीं मिला यूरोपियन कंट्रीज से, तो इसीलिए रशिया ने फ्यूल देना बंद कर दिया यूरोपियन कंट्रीज को। और यूरोपियन कंट्रीज को ये फ्यूल बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, खाना बनाने के लिए नहीं, घर को गर्म रखने के लिए। तो जर्मनी वगैरह में बहुत प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन।
वहां पे भाई साहब लोड शेडिंग्स होने लगे, मतलब लाइटें जाने लगी, और आपका ये जो ठंडा, मतलब वहां पे इतना स्नो गिरता है कि आपको रूम हीटर चला के रखना ही पड़ता है, और रूम हीटर को चलाने के लिए आपको फ्यूल की जरूरत है, जो रशिया अभी तक सप्लाई कर रहा था, बट सिंस इट डिडंट गेन द सपोर्ट फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज इट स्टॉप सप्लाइंग इट। ठीक है, वाटर हीटर्स हैं भाई साहब, आपके गीजर्स हैं ये, ठीक है, ये तो आपने देखा रहेगा। ऑल दीज हीटिंग अप्लायंसेस कंटेन कॉइल्स ऑफ हाई रेजिस्टेंस वायर मेड अप ऑफ नाइक्रोम अलॉय। टंगस्टन अलॉय नहीं है, टंगस्टन को हम डब्ल्यू लिखते हैं, ये अलॉय नहीं है, ये एक एलिमेंट है, लेकिन नाइक्रोम जो है वो एक अलॉय है, निकेल और क्रोमियम का अलॉय है। ठीक है, नाइक्रोम इज एन अलॉय। व्हाट डू वी मीन बाय अलॉय? मिक्सचर, दो एलिमेंट से बना हुआ। ठीक है, इसको अपन नाइक्रोम इज एन अलॉय। तो नाइक्रोम भाई साहब आपका जो है ये हाई रेजिस्टेंस वायर है एंड इट इज एन अलॉय, ऑब्वियसली निकेल और क्रोमियम से बना हुआ है। With these appliances are connected to power supply by insulated copper wires, then a large amount of heat is produced in the heating coils because they have high resistance. ठीक है, but a negligible heat is produced in the connecting wires. अभी समझ लो ये एक नाइक्रोम वायर है किसी हीटर में, ठीक है, ये नाइक्रोम वायर है किसी हीटर में, ठीक है, और इसको अपन ने कनेक्ट किया हुआ है पावर सोर्स से। ठीक है, यहां पे भाई साहब पावर सोर्स है, यहां पे कोई हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। कॉपर वायर जहां से करंट जा रहा है उसमें कोई हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन यहां पे बहुत बड़े पैमाने पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्यों बता सकते हैं? बहुत सिंपल सा रीजन है भाई, करंट जो जा रहा है वो कॉपर वायर से होता हुआ जा रहा है इस हीटर में। ये हीटर बहुत ताबड़तोड़ गर्म होगा, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? कौन गुड कंडक्टर है और नाइक्रोम नहीं है? तो अगर गुड कंडक्टर है कॉपर तो आगे क्या? ओके, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो हाँ उसी पे आंसर है, बोलो ना, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आगे किस चीज को हम गुड कंडक्टर बोलेंगे? जिसमें भाई साहब रेजिस्टेंस कम से कम हो, है ना। तो कॉपर गुड कंडक्टर है जिसके लिए उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, और क्योंकि रेजिस्टेंस कम है इसीलिए वो उतना हीटेड अप नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये भाई साहब हीटेड अप हो जाएगा। ये आपका कंडक्टर है, नॉट अ गुड कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर है बट इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो हीटिंग इफेक्ट है क्या ये इस पे भी एप्लीकेबल होगा? इस पे तो डेफिनेटली एप्लीकेबल है, बट इज इट एप्लीकेबल टू कॉपर वायर एज वेल? होगा, यस होगा, हर एक चीज पे होगा ये। ठीक है, लेकिन हीटिंग इफेक्ट जो है कॉपर पे बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत कम होगा। ऐसा नहीं कि तारे गर्म नहीं होती हैं, तारे गर्म होती हैं। ठीक है, कुछ देर बाद इस तार को भी आप देखोगे थोड़ा सा गर्म हो गया है। ठीक है, तारे गर्म होंगी। ठीक है, लेकिन कॉपर वायर जो है उसका रेजिस्टेंस काफी कम है, जिसके वजह से वो अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से गर्म हो जाएगा, सुपर हॉट हो जाएगा। But a negligible heat is produced in the connecting wires of copper because copper has very low resistance, very low resistance. ठीक है, for example, the heating element or coil of an electric heater made of nichrome glows because it becomes red hot. भाई साहब ये ग्लो करने लगता है, रेड हॉट हो जाता है ये। ठीक है, रेड हॉट ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन पासिंग करंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंस। तो यहां पे रेजिस्टेंस हाई है, यहां पे भाई साहब रेजिस्टेंस ही नहीं है। समझ में आ रहा है भाई साहब? जैसे देखो पानी की टंकी है, आपका सप्लाई का पानी आ रहा है, ठीक है, और ये टंकी है, टंकी में पानी जमा हो रहा है, पाइप में पानी जमा नहीं हो रहा है क्योंकि स्पेस ही नहीं है भाई साहब। समझ में आ रहा है? वैसे ये यहाँ पे पानी मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ये कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, इसीलिए भाई साहब ये रुक नहीं रहा है यहाँ पे, या इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर है? ओके, द कॉर्ड कनेक्टिंग द केबल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर मेड ऑफ कॉपर डज नॉट ग्लो बिकॉज ऑफ नेग्लिजिबल हीट इज प्रोड्यूस्ड in it by passing current because of its extremely low resistance. The temperature of heating element or heating coil of an electrical heating device when it becomes red hot and glows about is 900 डिग्री सेंटीग्रेड। एक हीटिंग कॉइल, अभी आप समझ लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलने लगता है, उबलता हुआ पानी 2-3 ड्रॉप हमारे हाथों में गिर जाए तो छाले पड़ जाएंगे भाई साहब। ठीक है, इट कैन बी वेरी डेंजरस। इनफैक्ट वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और यहाँ पे एक हीटिंग कॉइल के कितना हो रहा है देखो, 900 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना ज्यादा टेम्परेचर वो ले सकता है विदाउट मेल्टिंग। ये मेल्ट नहीं होगा। 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे नाइक्रोम वायर हीटेड अप हो सकता है, और दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? हर भी क्लियर? लेकिन हम इसको ज्यादा करके यूज तब करेंगे जब हमारे पास स्पेस ना हो। ठीक है, गैस रखने का स्पेस ना हो, हम ट्रैवलिंग कर रहे हो, ठीक है, या अगर आप समझ लो
इतने ही हीट को प्रोड्यूस करने के लिए जंगल की सूखी लकड़ियों को अगर हम लाएं तो भाई साहब बहुत लकड़ियां लगेंगी। ऐसा कुछ सिचुएशन हो तभी जाकर हम ऐसे हीटर्स को यूज करते हैं जनरली, ठीक है। ओके, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप प्रेस को खोलेंगे, ठीक है, पूरे स्क्रू वो सब खोलेंगे तो आपको अंदर ये नाइक्रोम वायर मिलेगा। दिस इज द नाइक्रोम वायर, ठीक है। सो दिस इज द कॉर्ड कनेक्टिंग मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। ये आपका एक इलेक्ट्रिक आयरन है। एंड इलेक्ट्रिक वायर वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। व्हेन करंट इज पास, द हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ नाइक्रोम वायर बिकम्स रेड हॉट। ये भाई साहब सुपर रेड हॉट हो जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और इसके नीचे भाई साहब माइका होता है, ठीक है। ये माइका क्या करेगा, हीट को जाने देगा लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को जाने नहीं देगा, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब्स में भाई साहब ऐसा हीटिंग इफेक्ट यूज होता है। तो आपका ये हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में। इलेक्ट्रिक बल्ब्स में क्या होता है, टंगस्टन, टंगस्टन को हम W लिखते हैं, फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वेरी थिन हाई रेजिस्टेंस टंगस्टन फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, द फिलामेंट बिकम्स व्हाइट हॉट, ठीक है। ये हीटिंग के वजह से व्हाइट हॉट हो रहा है और यही लाइट आपको मिल रही है, ठीक है। तो प्लीज नोट दैट द सेम करंट फ्लोइंग थ्रू अ टंगस्टन फिलामेंट ऑफ एन एलिमेंट प्रोड्यूसेस एनॉर्मस हीट बट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द कनेक्टिंग वायर्स। लेकिन इस बल्ब को कनेक्ट करते हुए जो वायर्स हैं, ठीक है, जो मेन बोर्ड से बल्ब का, इसमें कोई कुछ हीट प्रोड्यूस नहीं होता, इसमें प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि इसका कंडक्टिविटी हाई है। कंडक्टिविटी हाई है मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम है। रेजिस्टेंस बहुत कम है तो हीटिंग इफेक्ट बहुत कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आपका हीटिंग इफेक्ट क्या है, I²RT है। भाई साहब रेजिस्टेंस कॉपर की बहुत लो है तो इसीलिए यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा। लेकिन उसी करंट से यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। द रेजिस्टेंस इज सुपर हाई। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है। This is because of the fact that fine tungsten filament has a very high resistance, whereas copper connecting wires have a very low resistance. ठीक है। Tungsten metal, ठीक है, is used for making filaments of electric bulbs because it has a very high melting point. आपने इसके पहले देखा भाई साहब, अपने 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। फॉर 3400 डिग्री सेंटीग्रेड किसका होता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम का 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 3380 भाई साहब टंगस्टन का है मेल्टिंग पॉइंट, बहुत हाई है मेल्टिंग पॉइंट। ड्यू टू इट्स वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट द टंगस्टन फिलामेंट कैन बी केप्ट व्हाइट हॉट विदाउट मेल्टिंग अवे, ठीक है। तो इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसको हम व्हाइट हॉट रख सकते हैं विदाउट मेल्टिंग अवे। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ टंगस्टन व्हिच मेक इट सुटेबल फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर इज हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड लो रेट ऑफ इवेपोरेशन एट हाई टेम्परेचर। तो इसकी हाई फ्लेक्सिबिलिटी है और लो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी है। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब इसको घुमा फिरा के आप बना सकते हैं कुछ भी, समझ में आ रहा है? तो दिस हैज गॉट अ हाई रेट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आपने अगर इलेक्ट्रिक बल्ब देखा रहेगा तो ऐसे ऐसे घुमाते हुए हम इसको लेकर आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। हम लोग तो पहले इसको देखते थे कि कभी कभी कैसा होता था कि बहुत दिनों के बाद इतना पतला तार है कि कभी कभी वो ऐसे कट जाता था, तो अपन उसको टें टें टू टा टू ऐसे घुमाते रहते थे उसको, ठीक है। और ये ऐसे वैसे टप ऐसे जुड़ जाता था और फिर से लाइट चालू हो जाती, ऐसा होता था, ठीक है। तो ये आपका टंगस्टन है, दिस इज बेसिकली, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई है मतलब इसको आप कैसे भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। एंड लो रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, लो रेट ऑफ इवेपोरेशन। हाई टेम्परेचर में ये इवेपोरेट नहीं करेगा। इवेपोरेट कर गया मतलब ऐसा पूरा खत्म हो जाएगा ना वो, ठीक है। लो रेट ऑफ इवेपोरेशन एट हाई टेम्परेचर, दैट व्हेन टंगस्टन फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम्स व्हाइट हॉट एंड ग्लोस, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब में औसताना 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक भाई साहब टेम्परेचर चला जाता है उस टंगस्टन फिलामेंट का, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। इमेजिन दिस हाई टेम्परेचर, ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इफ एयर इज प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अभी देखो भाई साहब, अगर ये यहां पे एयर आ जाए, यहां पे जनरली नाइट्रोजन रहता है, अगर ये एयर आ जाए तो ये हीट को ये ग्लास तक लेकर आएगा, ठीक है। ये हीट को ये ग्लास तक लेकर आएगा, ग्लास पटाख से फूट जाएगा, ठीक है। जनरली वहां पे नाइट्रोजन होता है, ओके। इफ एयर इज प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द एक्सट्रीम हॉट टंगस्टन फिलामेंट वुड बर्न अप क्विकली इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो ये भाई साहब एयर में ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन को अगर हीट मिलेगी तो ये बर्न आउट हो जाएगा और ये भाई साहब फूट जाएगा। सो द इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विद केमिकली अनरिएक्टिव गैस लाइक आर्गॉन और नाइट्रोजन। तो ज्यादा करके हम आर्गॉन और नाइट्रोजन को उसमें भर देते हैं क्योंकि ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, और अ मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है। These gases like argon and nitrogen do not react with the hot tungsten filament and hence prolong the life of the filament of electric bulb.
ठीक है, ये बहुत ज्यादा दिनों तक चलेगा. इट शुड बी नोटेड दैट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब अपीयर्स एज हीट ड्यू टू विच द बल्ब बिकम्स हॉट. ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज कन्वर्टेड इनटू लाइट. तो इसका मतलब ये एक लॉस मेकिंग प्रोसेस है. अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब यूज कर रहे होंगे इट विल बी अ लॉस मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पावर आपको हीट में कंज्यूम हो रहा है. आपको चाहिए क्या? लाइट. तो अगर स्मॉल पावर इज कन्वर्टेड इनटू लाइट, तो यहां पे हमारा पावर का वेस्टेज हो रहा है. ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर, ज्यादा से ज्यादा आपका जो इलेक्ट्रिक पावर है कंज्यूम बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब अपीयर्स एज हीट. ठीक है, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज कन्वर्टेड इनटू लाइट. सो फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर नॉट पावर एफिशिएंट. ये भाई साहब पावर एफिशिएंट नहीं होते हैं. हमारा पावर का लॉस होता है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का लॉस होता है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड ट्यूब लाइट्स आर मच मोर पावर एफिशिएंट बिकॉज दे हैव नो फिलामेंट्स. इनमें भाई साहब फिलामेंट्स नहीं होते हैं. ठीक है, एक और चीज जहां पे हीटिंग इफेक्ट यूज होता है वो है आपका फ्यूज. कोई फ्यूज का मैकेनिज्म समझता है? व्हाट इज बेसिकली अ फ्यूज? आपका एंट्री पॉइंट है. आपके घर में जो पावर हाउस से जो सप्लाई आ रहा है वो उसका एंट्री पॉइंट है. ठीक है, अभी होता क्या है, देखो यहां पे ये एंटर किया. अभी बहुत तो बार ऐसा होता है कि हाई वोल्टेज हो गया या लो वोल्टेज हो गया. हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए खतरनाक हो सकते हैं. अचानक में हाई वोल्टेज आ गया, टीवी उड़ जाएगा भाई साहब आपका. ठीक है, जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं जो उस वोल्टेज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं दे आर ऑल डिजाइंड टू ऑपरेट एट अराउंड 220 वोल्ट्स. 220 वोल्ट पे ये लोग सब ऑपरेट कर सकते हैं. इससे कम में या इससे ज्यादा में दोनों में बर्नआउट होने की संभावना है. ठीक है, कुछ चीजों को हम भाई साहब प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे फ्रिज वगैरह हो गया. उसमें अगर आप एक जैसे ये कंप्यूटर है तो इसमें हमने यूपीएस वगैरह लगा के रखा है. ठीक है, तो फ्रिज वगैरह हो गया उसमें हमने एक स्टेबिलाईजर लगा देते हैं हम. ठीक है, जनरली अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है तो. ठीक है, ओके. तो अभी इसमें होता क्या है, देखो अचानक से अगर हाई वोल्टेज आ गया, और वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. अगर समझ लो वोल्टेज 2 टाइम्स बढ़ गया तो करंट भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा. अगर ऐसा होता है तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट होता है I²RT. तो भाई साहब हीट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. अगर आपका करंट 2 टाइम बढ़ गया तो हीटिंग इफेक्ट कितना बढ़ जाएगा? हीट कितना बढ़ जाएगा? 4 टाइम्स. हीट विल ऑलमोस्ट इंक्रीज 4 टाइम्स, है कि नहीं? रेंट पे चाहिए कि इसमें होगा? मैं थोड़ा पूछ कर बताऊं क्या? हाँ लेकिन हाँ 5 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, मैं बताता हूँ, शाम तक बता दूंगा. हाँ ठीक है. सो फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिक बल्ब नॉट पावर एफिशिएंट. ऑन द अदर हैंड ट्यूब लाइट्स आर ऑफ मच पावर एफिशिएंट बिकॉज दे हैव नो फिलामेंट्स. ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा भाई साहब? अभी देखो, हाँ मैं क्या बोल रहा था आपको कि अचानक भयानक में वोल्टेज बढ़ गया, होता ही है. आपने देखा रहेगा वोल्टेज फ्लक्चुएशन. अगर वोल्टेज आपका, तुम कहां देख रही हो? 40 चैप्टर को तब से देखे जा रही हो. ओके, तो वोल्टेज अगर आपका 2 टाइम्स बढ़ गया तो करंट भी आपका 2 टाइम्स बढ़ जाएगा. लेकिन करंट के 2 टाइम्स बढ़ने से आपका हीट कितना बढ़ जाएगा? 4 टाइम्स. अभी ये हीट क्या करेगा भाई साहब? ठीक है, तो आपका ये फ्यूज वायर होता है. आप कभी भी इसको खोलेंगे ना तो एक फ्यूज वायर निकलेगा. कभी कभी वो खराब हो जाता है. ठीक है, ये फ्यूज वायर ऐसा होता है, देखो छोटा सा पतला सा होता है ये. ठीक है, अभी ये पतला क्यों है और ये छोटा सा क्यों है? वी विल अंडरस्टैंड ऑल दीस थिंग्स. ठीक है, ओके. हीटिंग इफेक्ट को समझिए. हमको क्या चाहिए कि भाई अगर वोल्टेज बढ़ गया है तो उसको वहीं रोक दो, आने ही मत दो, क्योंकि अगर वो आया तो हमारे गैजेट्स खराब हो सकते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो खराब हो सकते हैं. ठीक है, तो रास्ता बंद करवाना है. रास्ता बंद अगर करवाना है तो एक छोटा सा हम कॉपर वायर लेंगे. कॉपर वायर क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. लेकिन अगर समझ लो किसी गिवन कॉपर वायर का मुझे रेजिस्टेंस बढ़ाना है. आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू L/A. इतना अपन ने पढ़ा है ना? रेजिस्टिविटी तो कॉपर का होगा ही, लो है. अगर मुझे एक गिवन वायर का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो मैं क्या करूं? इस A को कम से कम कर दूं, है ना? मतलब अगर मोटा वायर है तो एकदम पतला वाला वायर लूं. जैसे मैं पतला वायर लूंगा तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा. अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो भाई साहब? ठीक है, मुझे कॉपर वायर का रेजिस्टेंस बढ़ाना है. क्यों बढ़ाना है?
क्योंकि मुझे चाहिए कि ये हीटिंग इफेक्ट बढ़े। हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा कब? जब आपका करंट बढ़ेगा। करंट आपका बढ़ चुका है क्योंकि ज्यादा वोल्टेज आ गया है, पावर सप्लाई यूनिट से ज्यादा वोल्टेज आ गया है भाई साहब, अचानक भयानक। तो हीटिंग इफेक्ट के हिसाब से वो आई स्क्वायर बढ़ गया। ठीक है, देखो इसको समझो कि आपका समझ लो ये पावर हाउस है, पावर हाउस से अचानक से हाई वोल्टेज में आपके घर में एंट्री मार रही है। ये जो हाई वोल्टेज है ये क्या करेगा बेसिकली, व्हाट विल दिस डू? दिस हाई वोल्टेज कैन डैमेज, ये आपका इक्विपमेंट्स को डैमेज कर सकता है, कैन इट? ठीक है, क्योंकि आपके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब कॉन्फ़िगरेटेड हैं 220 वोल्ट पे। इससे ज्यादा वोल्टेज इसको डिस्ट्रॉय करेगा। विल इट डिस्ट्रॉय? क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, अभी ये जो वोल्टेज है, दिस वोल्टेज बेसिकली विल हैव अ डिस्ट्रॉइंग कैपेसिटी। तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ा तो ऑब्वियसली क्या बढ़ेगा, करंट आपका बढ़ जाएगा। और ये जो करंट बढ़ा, तो अभी जैसे वोल्टेज अगर 2 टाइम्स बढ़ गया तो भाई साहब करंट भी आपका 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। और हीटिंग इफेक्ट में अभी देखो क्या क्या बढ़ रहा है, तो आपका करंट कितना, करंट अगर 2 टाइम्स बढ़ा तो हीटिंग इफेक्ट में ये 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये होता है आपका आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अभी मुझे एक ऐसा चीज चाहिए जिससे मैं इस वोल्टेज को अपने घर में बंद करवा सकूं फटाक से। ऐसा नहीं कि अच्छा तुम आए हो, थोड़ा घूम घाम लो, थोड़ा 4-5 मेरे टीवी फैन को खराब कर डालो, फिर मैं तुमको बंद करवाता हूं। ऐसा नहीं चलेगा ना। द मोमेंट देयर इज अ हाई वोल्टेज यू हैव टू समहाउ स्टॉप इट। ठीक है, अदरवाइज इट्स गोइंग टू डैमेज ऑल योर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। वो एक सेकंड भी चला तो आपका डैमेज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, अगर मुझे इसको रुकवाना है तो अभी ये जो फ्यूज वायर है, ध्यान से देखिए, ये इस तरीके का होता है फ्यूज वायर। ठीक है, ये फ्यूज वायर है, यहां पे हमने कॉपर को लिया हुआ है। कॉपर गुड कंडक्टर है, लेकिन क्या मैं कॉपर के रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता हूं? तो आंसर इज यस। रेजिस्टेंस को बढ़ाने का तरीका क्या है भाई साहब? रेजिस्टेंस होता है आपका रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए। रेजिस्टिविटी एलिमेंट स्पेसिफिक होती है, तो जैसे कॉपर का एक रेजिस्टिविटी है, वैसे आपका भाई साहब आयरन का एक रेजिस्टिविटी है, सिल्वर का एक रेजिस्टिविटी है, ये सब एलिमेंट स्पेसिफिक। इस रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए मैं इसके एरिया को कम कर देता हूं। तो समझ लो ये एक मोटा सा वायर है, इसका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये समझ लो भाई साहब एक पतला सा वायर है, इसका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। दोनों अगर कॉपर के बने हो तो आप बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? पतले वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि आपने एरिया को कम कर दिया है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इफ यू हैपन टू इंक्रीज द एरिया, रेजिस्टेंस विल गो लेस। इफ यू हैपन टू डिक्रीज द एरिया, रेजिस्टेंस विल गो हाई। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब? तो ये कॉपर है, अभी इस कॉपर को हमने थिन कर दिया है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। मतलब कौन सा फैक्टर बढ़ गया है? ये वाला फैक्टर बढ़ गया। ठीक है, अभी मेरे को भाई साहब टाइम, तो भाई साहब टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम का हम कुछ नहीं कर सकते, 1 सेकंड 2 सेकंड, लेकिन हमको जल्दी में इसको, जैसे ही ये हाई वोल्टेज इसमें एंटर करेगा, इसमें इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। कॉपर का एक एडवांटेज क्या है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, इट हैज गॉट अ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये फट से पिघल जाएगा, और पिघल जाएगा मतलब ये पिघल गया, तो अभी जैसे पिघल गया तो भाई साहब ये सर्किट कट गया है। भाई साहब अगर देखो ये पिघल जाएगा तो यहां पे कहीं पे ये सर्किट उड़ जाएगा ना। पिघल गया तो क्या होगा, ये ऐसा टाइटली बंधा हुआ है, पिघल गया तो फट फट से ये ऐसे डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, तो यहां पे ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? सो व्हाट हैज हैपेंड हियर इज, ड्यू टू इंक्रीज्ड वोल्टेज वी हैव एंश्योर्ड दैट देयर इज अ फ्यूज वायर। द फ्यूज वायर इज पर्पसली केप्ट वेरी थिन, और इसमें थिन रखने का वैसे हमारा मकसद क्या है? मकसद है कि इसका रेजिस्टेंस को बढ़ाएं। रेजिस्टेंस को बढ़ाने का मकसद क्या है? ताकि ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो। ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो तो होगा क्या? इट विल बर्न द, वो भाई साहब फ्यूज वायर बन जाएगा, बर्न हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली समथिंग दैट जनरली हैपेंस, और इसका आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा एक बार एक इलेक्ट्रिशियन से बहुत झगड़ा हुआ था। ठीक है, मेरे गांव में जो एसी लगा हुआ था मेरे घर पे, तो रोज वो फ्यूज वायर जा रहा था उसका। तो ये क्या कर रहा था ना कि सर मोटा सा फ्यूज वायर लगा रहा था। मैंने बोला मोटा क्यों लगा रहा है? बोला कि हमारे गांव में आपके वोल्टेज का ही फ्लक्चुएशन है, तो मोटा अगर मैं लगा रहा हूं, मुझे मालूम है आप क्या बोलना चाहते हैं कि वैसा पतला लगाओ ताकि बराबर टाइम पे उड़े। ये मोटा जितना मैं लगा रहा हूं, तो मोटा लगा रहा था तब तक क्योंकि उसमें आए, मैंने वो क्या बोल रहा है कि मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा ले रहा है, तो ये उड़ेगा नहीं। मतलब कम वोल्टेज या ज्यादा वोल्टेज ये मेरे घर में एंटर करेगा, और अगर एंटर करेगा तो एसी को बर्न आउट करेगा। तो इसके साथ मेरा झगड़ा हो रहा था, भाई साहब इसको पतला क्यों नहीं लगा रहा है? वो बोला कि ये इकलौते आप ही हैं जो ऐसा बोल रहे हैं, इस गांव में जितने भी लोग हैं सबके एसी जाते रहते हैं, काम चलता ही रहता है, और उससे मेरा पैसा आता है। ठीक है,
ये जनरली ऐसे जगहों पे होगा, जैसे अगर आप गोवा में जाएंगे, ठीक है, वहां पे भी अगर आप देखोगे जहां पे भी होटल्स वगैरह हैं, वहां पे भी एसी बर्नआउट बहुत ज्यादा होता है, टीवी बर्नआउट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि गोवा में ज्यादा करके लोग बीचेस में रहते हैं, घर पे कम रहते हैं, लेकिन वहां पे ये सब ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज्यादा है। वहां पे आपको 24 घंटा इलेक्ट्रिक सप्लाई देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और हम अपना नाम खराब नहीं कर सकते, तो इसलिए हमको इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली सप्लाई करनी पड़ती है। और कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे जब होता है तो बर्न आउट होते हैं। अगर समझ लीजिए आपने मोटा तार लगाया है तो क्या होगा, ये लो वोल्टेज हो या हाई वोल्टेज हो, ये भाई साहब अंदर आएगा, और जब ये अंदर आएगा तो आपके इन चीजों को खराब करेगा। तो वो जो इलेक्ट्रिशियन है वो मेरे को बोला कि ये आप पहले इंसान हो जो मुझे बोल रहा है कि मोटा तार मत लगाओ, पतला तार लगाओ, ठीक है, क्योंकि जब तक मैं मोटा तार लगाऊंगा तब तक आपका वो फ्यूज नहीं जाएगा, लेकिन ये जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एंटर करेगी और ये आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, फ्रिज, टीवी, ये सब जाने की संभावनाएं हैं। फ्रिज में तो चलो आपका स्टेबिलाईजर लगा होता है, जनरली एसी में लोग स्टेबिलाईजर नहीं लगाते हैं, ठीक है, ये सब जाएगा, और जितना ये सब जाएगा मुझे काम मिलेगा, इसको रिपेयर करो, ये करो, वो करो। लेकिन अगर मैंने पतला वायर लगाया तो ये बार बार जाता रहेगा, ये बार बार जाता रहेगा, और ये भाई साहब 10 रुपए में आ जाता है, ठीक है। ये जो छोटा वाला फ्यूज वायर आप देख रहे हैं ये 10 रुपए में आ जाता है भाई साहब, ठीक है, 10 या 15 रुपए होता है ये वाला। ये ग्लास ट्यूब में होता है फ्यूज वायर, आप किसी हार्डवेयर से खुद लेकर भी लगा सकते हो उसको स्विच को खोलोगे, उसको निकाल के खुद ही लगा सकते हो। इट्स नॉट अ वेरी, ठीक है। So this is the purpose of taking a very thin fuse wire. The purpose of taking a very thin fuse wire is that we need higher resistance. Why do we need a higher resistance? Because we want to block the high voltage of current that is coming through, because it has a tendency to destroy all the appliances or damage the appliances. ठीक है, हाँ, पूरे घर का एक स्टेबलाइजर नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टेबलाइजर, अभी आप स्टेबलाइजर होता क्या है वो नहीं समझ पाएंगे। स्टेबलाइजर एक्चुअली ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, उसमें दो टाइप का, मतलब आपका स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है। आपका हाई वोल्टेज अगर आता है तो वो उसको डाउन करता है, और अगर लो वोल्टेज आता है तो उसको हाई करता है। लेकिन अगर आप समझ लो एसी चला रहे हैं और आप भाई साहब कंप्यूटर भी चला रहे हैं, आप भाई साहब इस तरीके का एक टीवी भी चला रहे हैं, तो इसमें आपका वोल्टेज रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अचानक अगर आपका कम वोल्टेज आ गया तो स्टेबलाइजर इतना वोल्टेज नहीं सप्लाई कर पाएगा कि सबके रिक्वायरमेंट्स मीट कर पाए, और तब बर्नआउट होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको अलग अलग अप्लायंसेस पे स्टेबलाइजर्स मिलते हैं। अभी तो मतलब कामोटे में तो मैंने बहुत कम स्टेबलाइजर्स देखे हैं, और आज की तारीख में आपका इनबिल्ट स्टेबलाइजर्स होता है। जैसे पहले के जमाने में मैंने जब देखा था, हमारे घर में जब पहली बार फ्रिज आया, या दूसरे मोहल्ले में अगर किसी घर के और भी फ्रिज आया, तो लोग स्टेबलाइजर खरीदना ही पड़ेगा, वो फ्रिज के साथ आपको खरीदना ही पड़ता था। लेकिन आज की तारीख में आपके फ्रिज के साथ स्टेबलाइजर्स लगे होते हैं जनरली, ठीक है। तो स्टेबलाइजर जहां पे भी आपका वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है वहां पे लगता है, लेकिन ये इक्विपमेंट के ऊपर लगता है, ठीक है। तो अगर मैंने एसी पे स्टेबलाइजर लगाया तो वो सिर्फ एसी पे ही ऑपरेट करेगा, वो दूसरी चीजों को नहीं संभाल पाएगा, बर्नआउट हो जाएगा, ठीक है। बर्नआउट कब होगा, जब अचानक में लो वोल्टेज हो गया, लो वोल्टेज हो गया तो ये एसी के वोल्टेज को संभाल लेगा, लेकिन अगर मैंने इसके साथ इसको भी कनेक्ट कर दिया तब प्रॉब्लम आ जाएगा, तब ये नहीं संभाल पाएगा, ठीक है, वो बर्नआउट होगा, दोनों में से कोई उड़ जाएगा, ठीक है। सो क्योंकि कॉपर वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम है। गुड क्वेश्चन। हमने नाइक्रोम वायर क्यों नहीं लिया है, रेजिस्टेंस हाई है, लेकिन नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट देखो 3400 है। टंगस्टन क्यों नहीं लिया है, इसका भी भाई साहब 3400 है। मतलब आपको इतना हीट जनरेट करना पड़ेगा तब जाकर वो मेल्ट होगा। मेरा पर्पस क्या है फ्यूज वायर में, कि वो मेल्ट हो, ताकि कनेक्शन टूट जाए, ताकि वो जो रिस्की वोल्टेज है जो मेरे घर में एंट्री मारेगा और मेरे अप्लायंसेस को खराब करेगा वो ना हो। यही है ना मेरा मकसद फ्यूज वायर लगाने का, ताकि ये मेल्ट हो और टूट जाए, ये कनेक्शन टूट जाए। लेकिन अगर आपने कोई हाई रेजिस्टेंस वायर को लिया, कॉपर वायर आप इसलिए ले रहे क्योंकि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कम है, थोड़ा सा ज्यादा हीट हो जाएगा तो वो मेल्ट हो जाएगा। अगर आपने नाइक्रोम लिया, नाइक्रोम का हाई रेजिस्टेंस है, टंगस्टन लिया, इसका भी हाई रेजिस्टेंस है, लेकिन इसकी तकलीफ ये है कि इसको बहुत ज्यादा हीट मिलना चाहिए तब जाकर ये मेल्ट होगा। 3500 की हीट तक आपका पूरा घर जल जाएगा भाई साहब, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। वेरी हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, क्लियर है, ओके। तो दैट इज द रीजन वी पिक अप कॉपर वायर। दूसरा पॉइंट है कॉपर वायर इज इजीली अवेलेबल, चीप भी है ये, ठीक है, ओके। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अ फ्यूज इज a short length of thin plated copper wire. ये भाई साहब thin plated copper wire है, having low melting point. The thin fuse wire has a higher resistance than the rest of the electric wiring in the house. ठीक है,
बाकी सब जो इलेक्ट्रिक वायरिंग इन द हाउस है उससे इसका हायर रेजिस्टेंस है। हायर रेजिस्टेंस कैसे हमने किया है, इसको पतले से पतला लेकर, फ्यूज वायर बहुत ही थिन होता है, बहुत थिन, ठीक है। सो व्हेन द करंट इज हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, आप लोगों को यहाँ पे जो फ्यूज वायर देखते हैं इस तरीके का होता है। पहले के जमाने में गांव खेड़े में ऐसा होता था भाई साहब, आपने किसी ने देखा भी रहेगा शायद, ऐसे एक व्हाइट कलर का होता है और यहाँ पे ऐसा वायर होता है, ये ऐसा होता है। इसको अपन ऐसे खोलते हैं, इसको ठीक है, खोल सकते हैं, इसमें करंट नहीं लगेगा, इसको खोलते हैं। ये जो लाल डब्बे दिखते हैं आपको बिल्डिंग के बाहर, ठीक है, कभी कभी अगर उसमें कुछ लोचा होता है तो वो लोग आते हैं, उसको खोलते हैं और आपको दिखेगा ऐसे व्हाइट कलर के बड़े बड़े होते हैं। आपके मीटर रूम में भी दिखेगा, आपके बिल्डिंग में जो मीटर रूम है वहां पे भी दिखेगा, ठीक है। एंट्री पॉइंट पे फ्यूज वायर रहते हैं ऐसे, ठीक है। दीज आर बेसिकली फ्यूज वायर, और ये फ्यूज वायर ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे, ये भी पतले पतले वायर्स होते हैं, ठीक है, ओके। सो व्हेन द करंट इन द हाउस होल्ड सर्किट राइजेस टू मच ड्यू टू सम रीजन, देन द फ्यूज वायर गेट्स हीटेड टू मच, मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट। ये हम लोग बहुत छोटे से ही कर सकते थे इसको, पता नहीं आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन ये फ्यूज गया है ये हमको मालूम होता था। अक्सर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होते थे, और जिससे मैं ही नहीं, मेरी उम्र के जितने भी, मतलब आपकी उम्र में हम लोग कम से कम 8-10 बार अपने घर का फ्यूज चेंज कर चुके थे। अभी तो इस टाइप का फ्यूज वायर मिल रहा है, हमारे टाइम पे वो ऐसा सर्किट होता था, उसको अपन ऐसे खींचते थे। किसी ने वो मुन्ना भाई MBBS देखा है क्या? उसमें संजय दत्त देखो वो रिपेयर करता है ना जब किसी को घर में, तो फ्यूज आता है तो वो फ्यूज गया हुआ है बोलते हैं ना, ठीक है, तो वो फ्यूज गया हुआ है, बहुत मतलब उसके लिए आपको इलेक्ट्रिशियन होने की जरूरत नहीं है, ये एक्सपीरियंस आपको हो जाता था। आपकी उम्र में हम लोग कम से कम 3-4 बार अपने घरों का फ्यूज चेंज कर चुके थे खुद ही, ठीक है। वो मालूम होता था वो लोगों को कि फ्यूज गया है, और जाना अच्छा है, गुड, कि आपके घर में हाई वोल्टेज नहीं आया, ठीक है। कोई वोल्टेज का प्रॉब्लम हुआ था और आपके घर में वो हाई वोल्टेज की एंट्री नहीं हुई है जिससे आपके इक्विपमेंट जा सकते थे, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स द फायर इन द हाउस ड्यू टू ओवरहीटिंग ऑफ वायरिंग, and also prevents damage to various electrical appliances in the house due to excessive current flowing through them. Thus, an electric fuse is very important application of आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ जूल्स या लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? An electric fuse works on the heat effect of current. This diagram shows a fuse wire which is used to protect individual electrical appliances, ठीक है। Any questions on people? Okay. Several times we hear or read about a building catching fire due to short circuit. Sometimes if we switch on an equipment in our house, the electric fuse wire melts and the electric supply shuts down. Okay? But say, let us discuss about the cause briefly. The home electrical connection consists of live and neutral wire. तो आपका देखो ये प्लग पॉइंट है, तो एक से आता है आपका लाइव, ये होता है आपका लाइव वायर, और ये होता है आपका न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल, ठीक है। और ये होता है आपका अर्थिंग, ये आपके अर्थ से कनेक्टेड रहता है। ये 3 प्लग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर्स हैव पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच में भाई साहब पोटेंशियल डिफरेंस होती है 220 वोल्ट की, और जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगी तब तक इलेक्ट्रिक करंट बना रहेगा, ठीक है। द अर्थ इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड ड्यू टू अ फॉल्ट इन द इक्विपमेंट और द प्लास्टिक कोटिंग ऑफ द लाइव एंड न्यूट्रल वायर गिव्स अवे। कभी कभी होता क्या है, देखो आपके तारों के ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है, जिसके वजह से देखो आप इस तार को इसलिए छू पा रहे हैं, हाई वोल्टेज है इसमें से, हाई करंट है। अगर ये प्लास्टिक कोटिंग नहीं होगी और मैं इसको छूंगा तो यहां से अर्थी निकलेगी भाई साहब, ठीक है। तो ये जो आपका जितने भी आपके वायर्स हैं, ये तो सब अंदर ही, इस स्विच बोर्ड को अगर मैं खोलूंगा तो आप देखेंगे वायर्स का जमघट है भाई साहब, ठीक है। किसी भी स्विच बोर्ड को आप खोलेंगे, ठीक है, आप मीटर रूम में भी जाएंगे तो देखेंगे वायर्स का जमघट है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ भाई साहब शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहे क्योंकि प्लास्टिक कोटिंग है। लेकिन कभी कभी प्लास्टिक कोटिंग अगर खराब हो जाती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, तब लाइव और न्यूट्रल वायर अगर कांटेक्ट में आ गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो live and neutral wires have potential difference. The earth is connected due to a fault in the equipment of the plastic coating of the live and neutral wires give way. The two wires come in contact with each other and a large current flows through it producing heat. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बाहर से अगर वोल्टेज ज्यादा आ रहा है तो ही आपका फ्यूज जाएगा, ठीक है, वो तो जाएगा ही जाएगा। अगर बाहर से वोल्टेज ज्यादा आया अचानक भयानक में, करंट बढ़ जाएगा जिससे आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स डैमेज हो सकते हैं। करंट बढ़ जाने के चलते आपने एक फ्यूज वायर में थिन वायर को यूज किया है जिसका हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, जिसके वजह से वो मेल्ट होकर कनेक्शन टूट जाएगा, बच गया आपके सारे इक्विपमेंट्स। लेकिन कभी कभी आपके वायरिंग में ही फॉल्ट हो सकता है। आपके वायरिंग में अगर फॉल्ट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, लाइव और न्यूट्रल वायर भाई साहब कॉन्टैक्ट में आ गए, और जैसे ये कॉन्टैक्ट में आएंगे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस या हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस, ठीक है। और यही हीट कहां तक जाएगी भाई साहब, फ्यूज वायर तक जाएगी,
और फ्यूज वायर उसको उड़ा देगा, मतलब फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, मतलब बाहर का कनेक्शन अभी कट हो गया, अभी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, तो कोई एक्सीडेंट्स नहीं होगा, ठीक है। सो लार्ज करंट फ्लो प्रोड्यूसिंग हीट इफ एनी इनफ्लेमेबल मटेरियल सच एज वुड, क्लॉथ, प्लास्टिक एक्सेट्रा एग्जिस्ट अराउंड दैट प्लेस, इट कैन कैच फायर, ठीक है। आपका समझ लीजिए सिलेंडर ब्लास्ट हुआ या लेट्स से कोई आग लग गई किसी आरती के थाले से वगैरह वगैरह, इन सब आगों पे नियंत्रण पाया जा सकता है। जो अनियंत्रित आग होता है वो है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा लगा हुआ आग, ठीक है। दिस इज वेरी अनकंट्रोलेबल, क्योंकि इसमें आप पानी नहीं डाल सकते, बाकी सब में आप पानी डाल के बुझा सकते हैं, इसमें आप जितना पानी डालोगे उतना ज्यादा वो फैलेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग होती है उसमें पानी डालना भी भयंकर हो जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी से अगर लगती है आग घर में तो उसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत खतरनाक भी हो जाता है। Therefore, a fuse wire is used as a precautionary measure. We have learnt about fuse wire in the previous standard. As soon as high current flows in a circuit, the fuse wire melts and breaks the circuit, and any mishap is avoided. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? तो ये फ्यूज वायर आते हुए हाई वोल्टेज या हाई करंट को तो स्टॉप करता ही है, आपके घर के अंदर किसी फॉल्ट के चलते अगर हाई वोल्टेज जनरेट हो गया या हाई करंट जनरेट हो गया, उसको भी भाई साहब दूसरे इक्विपमेंट से डेंजर है तो वहां पे भी उसको उड़ा देगा, फ्यूज उड़ जाता है। आज की तारीख में फ्यूज नहीं उड़ता है, आपके एमसीबी डाउन हो जाते हैं, एमसीबी देखा इधर पट से ऊपर या नीचे हो जाएगा, ठीक है। सो ये ऑटोमेटिकली हो गया, सेम चीज पे ही बेस्ड है ये एमसीबी भी, ये आपके एमसीबीज है, देखो दीज आर बेसिकली योर एमसीबीज, ठीक है। ये पट से ऊपर हो जाएंगे, कनेक्शन कट जाएगा, ठीक है, किसी भी उसमें, ओके। मेनी टाइम्स पर्टिकुलरली इन द समर सीजन ह्यूज इलेक्ट्रिकल पावर इज यूज्ड in the evenings due to some lightning fans and air condition use of electricity in shop. As a result, excessive current is drawn from the transformer supplying the electricity, and if the capacity of the transformer is insufficient, the fuse wire melts and supply gets shut down. तो सप्लाई आपका शट डाउन हो जाता है, ठीक है। ये कभी कभी होता है, आपके जितने भी कामोटे में ट्रांसफॉर्मर्स हैं वहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी जाती है, और ये अक्सर देखा गया जब हम जून जुलाई के महीने में, ठीक है, इवनिंग्स में कंजम्पशन बढ़ जाता है, टीवी चल रहा है, एसी चल रहा है वगैरह वगैरह, और लाइट जाती रहती है। लाइट क्यों जाती है? क्योंकि इन ट्रांसफार्मर से इतने सारे हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, तो काफी ज्यादा मतलब हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, कभी कभी फ्यूज उड़ जाता है, तो लोग आते हैं फिर से उसको ठीक कर देते हैं, ठीक है। दीज डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, एमसीबी बोलते हैं हम इनको, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो एक फ्यूज वायर का रोल है वही ये भी रोल प्ले करता है। When the current in the circuit suddenly increases, फटाक से अगर करंट इंक्रीज हो गया है, ठीक है, दिस स्विच ओपन्स एंड करंट स्टॉप्स, तो ये आपका स्विच ओपन हो जाएगा, करंट स्टॉप हो जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीबीज आर इन यूज फॉर द एंटायर हाउस, हाउएवर द यूजुअल फ्यूज वायर इज यूज। हम जनरली फ्यूज वायर्स को यूज करते हैं, लेकिन हमारा आज के तारीख में सारे एमसीबीज हो गए, तो आपका अपने आप ही फटाक से जो डेंजर वाला सर्किट होगा, जैसे अगर आपके घर में 2 फेज से करंट आ रहा है, 2 फेज, ठीक है, जिस फेज में प्रॉब्लम हुआ है वही एमसीबी जाएगा आपका। आप अक्सर देखोगे कि जो पंखा है वो बंद हो गया लेकिन लाइट चल रही है, ठीक है, तो मतलब पंखा जिस फेज से चल रहा था उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसकी वजह से एमसीबी ने ऑटोमेटिकली करंट उस सर्किट में बंद कर दिया है, दूसरे सर्किट अभी भी चालू हैं, ठीक है, क्लियर है। आपके बिल्डिंग में जितने फेजेस हैं और आपके घर में जितने फेजेस हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हो सकता है देखो ऐसे आपके घर में ऐसे 3 एमसीबी दिख रहे हो और ये एक बंद हो गया है, बाकी दोनों चल रहा है, तो मतलब इसमें से अभी भी जितने भी अप्लायंसेस कनेक्ट हैं वो चलेंगे, ये वाला नहीं चलेगा, तो आपको फॉल्ट आइडेंटिफाई करना होगा इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर। कोई तार जल गया रहेगा, कोई शॉर्ट सर्किट हुई रहेगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है, और भी क्लियर। कोई इक्विपमेंट का लोचा भी हो सकता है, गीजर खराब होगा या फ्रिज खराब होगा, कुछ ना कुछ हुआ रहेगा, किसी एक इक्विपमेंट में शॉर्ट सर्किट हुई रहेगी। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, इसके बाद हम करेंगे भाई साहब सवाल, ठीक है। आप लोग उधर जाइए, 10